मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर। उनके दामाद है ना सर राहील, आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, ये वही है ना। अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। डॉक्टर तौकीर ने मुझे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आदि वो हिंदुस्तान से वो इम्पोर्ट की है PTI के दौर में, ये मेरे दौर में इम्पोर्ट नहीं हुई, तो बाकी मशीनरी रह गई हो तो कितना नुकसान है। इसहाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हलफ उठा लिया, कल बतौर वजीर खजाना हलफ उठाएंगे। ये इसहाक डार जैसा फ्रॉड NRO डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निजाम इसको रोक सका, और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफिज हैं बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? इंशाअल्लाह आपका भाई इमरान खान इंशाअल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इसहाक डार का वापस आना इमरान खान जैसे झूठे और फस्ताई शख्स के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है, जिसकी गूंज में हर रोज इजाफा होगा। फवाद चौधरी ने कहा, इसहाक डार का आना पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है, जिसकी गूंज में इंसाफ के बुलंदो बांग दावे दबकर रह गए। ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी, ये मेरा आखिरी धरना होगा। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। कल से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इसहाक डार ही चल रहा है। आज जब उन्होंने ओथ भी उठाया सेनेट के अंदर, तो वहाँ पे भी नाराबाजी, हुल्लड़बाजी, कागज़ फट रहे हैं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। इमरान खान साहब की आपने बातें सुन ली, इवन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो अदालतें तो छोड़ें, अदालतों ने क्या रोकना है, ये जो अपने आप को इस मुल्क का मुहाफ़िज़ कहते हैं, इन्होंने भी नहीं रोकेगा तो आपका भाई इमरान खान रोकेगा। यहाँ तक बातें चल रही हैं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मिफ्ता इस्माइल वॉज थ्रोन अंडर द बस बाय हिज ओन प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ऑब्वियसली उसकी शायद लड़ाई उतनी नहीं लड़ी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलपमेंट हो गई। और बिटवीन जो ऑडियो टेप्स आ रही हैं बिटवीन इसहाक डार, दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। अगर आप देखें, अचानक जो डिबेट पिछले दिनों तक इस बात पर बहुत ज़्यादा उसका महवर था कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, कौन बनेगा, करोड़पति टाइप बहस जो चल रही थी, कौन इमरान खान के जनरल से डर रहे हैं, वो सारी बहस ख़त्म हो गई। और अब आ गई बात या ऑडियो टेप्स पे, और ऑडियो टेप्स में बड़ी इंटरेस्टिंग एक डायमेंशन है कि उसका जो बल्क है जो अभी तक आया है, अब तो एक अनाउंसमेंट उसी वेबसाइट पे आई है कि थर्सडे को शायद कुछ और ऑडियो टेप्स निकल रही हैं, लेकिन उसके अंदर भी तमाम ऑडियो टेप्स इंटरेस्टिंगली बड़ी इंक्रिमिनेटिंग है। मरियम नवाज़ को उसमें एक बड़ी ख़ास लाइट में पेश किया जा रहा है एज ईवल री इनकारनेट। क्या ये बाय चांस है कि ये डिलिबरेट है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इन द मीन टाइम ये भी कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है। सो वन डार फैक्टर हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। इन तमाम का अहाता करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। नुसरत जावेद मेरे साथ हैं, ज़रार खोड़ो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, बड़े अरसे बाद हाथ लगें। मज़हर अब्बास, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा शुरू चाहता हूँ मुर्तज़ा अली शाह से। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है लंदन से। मुर्तज़ा ने सबसे पहले नाज़रीन खबर दी थी सैटरडे को कि अभी किसी को कोई हवा नहीं लग रही थी कि इन्होंने कहा कि जी डार साहब का तय हो गया और वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। फिर उन्होंने ख़बर डाल दी कि जी वो ट्यूसडे तक ओथ भी उठा लेंगे। फिर ये भी खबर दाग दी कि वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में वापस जाएंगे। आपको याद है प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में इनके फ़रार होने की खबर मैंने दी थी, आने की खबर मुर्तज़ा ने दी है। फिर आज मुर्तज़ा ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चलाई है और उसमें मुर्तज़ा ने बताया किस तरह खुफिया मुलाकातें होनी थी लंदन में। एक बिलियनर दोस्त हैं शरीफ ख़ानदान के, उनके अपार्टमेंट में। ज़रा मुर्तज़ा से क्विकली डिटेल ले लेते हैं कि ये इतनी खुफिया मुलाकातें किसके अपार्टमेंट में हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। जी मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मालिक साहब। ये ज़रा बताएं ये मुलाकातें इतनी सीक्रेट क्यों हो रही थी यार, हमें भी तो बताएं। इसमें मालिक साहब इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं और उनमें नंबर वन चूँकि इन मीटिंग्स का जो कंटेंट था इससे पहले जो होने वाली पॉलिटिकल मीटिंग्स थी वो उनसे बड़ा डिफरेंट था। और आपने देखा होगा कि इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब की जितनी भी यहाँ पर मुलाकातें हुई हैं वो एक बड़ा सारा दफ्तर हसन नवाज का, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग पार्टी के लोग फिर रहे होते हैं, पाकिस्तान से आए हुए डेलीगेट्स, रिश्तेदार, सारे लोग, मीडिया के लोग। यहाँ पर ये वाली जो मीटिंग्स हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब जब UNGA जा रहे थे उस वक्त और उसके बाद, ये सारी उन दफातर उस दफ्तर में भी नहीं हुई, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में नहीं हुई, और उससे पहले जहाँ पर मीटिंग्स होती थी वहां पर भी नहीं। अब की बात
वेन्यू बिल्कुल नया चूज किया गया, और ये जो वेन्यू है उसकी लोकेशन और उसको जो है ना मद्देनजर रखा गया। और सबसे पहला ये कि इन मीटिंग्स में सिर्फ चंद लोग शरीक हुए और सिर्फ फैमिली के लोग थे, और बाद में जो पार्टी के लोग हैं उनको शामिल किया गया। और ये अजमेर रोड और जो अवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनसे ज्यादा दूर ये जगह नहीं है। और जो ये अजमेर का तो एरिया, अजमेर के एरिया में तो सारे ये अरबी और ये रशियन विलेजर्स के बड़े अपार्टमेंट्स हैं ना, तो ये हमारे ये किसके अपार्टमेंट में मिले थे? देखिए, ये अपार्टमेंट है इस्लामाबाद के बिजनेसमैन है जवाद सोराब मलिक, ये उनके अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर जिस ब्लॉक में जो हाई एंड का जो एरिया, यहाँ पर तकरीबन जो आप कह रहे हैं कि 100% यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, या वो अरब्स है या रशियन या चाइनीज जो बड़े बड़े टाइकून्स है, वो इस एरिया में रहते हैं, और खास तौर पे इस ब्लॉक में। अब आप इसको देखें, इसकी जो बेसमेंट है उसकी बेसमेंट में पार्किंग सारी है, और ये पार्किंग आती है एक ऐसी रोड से जो बिल्कुल वहां पे एक बिजी एरिया, तो बिल्कुल खुफिया रोड है। ये तो जवाद साहब का इनसे क्या ताल्लुक है, जिनका आप अपार्टमेंट बता रहे हैं, इनका मियाँ साहब वगैरह से क्या ताल्लुक है? जी, मियाँ साहब से इनका ताल्लुक देखें, ये मियाँ सुमरो के भांजे भी हैं, और इस्लामाबाद से उनका ये शहबाज शरीफ से इनकी मैं आपके प्रोड्यूसर को पिक्चर भी भेजी थी, उनसे भी इनकी अच्छी दोस्ती है। और इनके मुख्तलिफ जो पावर सर्कल्स है उनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इनके कनेक्शंस काफी अच्छे हैं, और आप समझ गए बाकी बात। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उनको क्या जगह उन्होंने डायरेक्टली उनसे उनके कहने पे दी, या खुद इन्होंने ऑफर की मुझे इसका। अच्छा, ये बताएं, आपने ये खबरें दी सारी के डार साहब बन रहे हैं वापस अचानक, और इस तरह मुझे याद है जब मैं सितंबर के पहले हफ्ते में वहाँ लंदन में था, आपसे भी मुलाकात हुई, तो मियाँ साहब और डार साहब से भी, तो वहाँ कुछ माहौल मायूसी का था। वहाँ पे मुझे बिल्कुल ये तासुर नहीं मिला था कि ये 2 हफ्तों के बाद वापस भी आ जाएंगे और वज़ीर फाइनेंस भी बन जाएंगे। ये क्या हुआ है? क्या ये कोई बातचीत हुई है? अगर ये ताल्लुकात ऐसे हैं तो क्या कोई एस्टैब्लिशमेंट से भी बातचीत हुई है? और साहब, आपके सवाल में बहुत सारे इस पूरे सवाल का जवाब भी है कि जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें आप मियाँ साहब के साथ ही बैठे हुए थे, मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ था, और उस कमरे में जब हमने खाना खाया था तो आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त आप देखें चीजें जो सिनेरियो था वो ऑप्टिमिस्टिक उस दिन नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं था। तो पूरी जो वहां पर जी बिल्कुल उस दिन जो बातचीत हुई थी, और उस वक्त मुझे याद है आपने पूछा था, ये आज से मेरा ख्याल है कोई हार्डली 2 to 3 वीक्स पहले, 3 वीक्स पहले आपने ये सवाल उनसे पूछा था। आपने मियाँ साहब से भी पूछा था कि आपने कब तक आना है, लेकिन आपने डार साहब से स्ट्रेस करके पूछा था कि डार साहब आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, क्या नई डेट देंगे? आपने तो कहा था नहीं आ रहे। डार साहब को नहीं पता था कि वो आ रहे हैं, आपको, मुझे, मियाँ साहब, किसी को नहीं पता था कि डार साहब एक्चुअली ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में लैंड करेंगे बल्कि वो हल्फ भी उठाएंगे और वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो उस दिन चीजें जो आप जब लंदन में मौजूद थे, प्रॉब्ली मे बी 2 to 3 वीक्स अगो, एंड नाउ डेवलपमेंट हुई है चीजें, जो बहुत सारी बातें जो बीच में आपको लॉक जैम आ गया था, जो चीजें रुक गई थी, जो होनी थी वो नहीं हो रही थी, और उसके बाद वो चीजें हुई हैं। और आपको उस दिन आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ भी उनके जो लहजे में काफी वो एक मायूसी से ज्यादा मैं कहूंगा कि वो अपसेट भी थे, और एक करख्त बात उन्होंने की थी कि चीजें उस तरह से नहीं हो रही। और फिर आपने देखा होगा कि चीजें स्मूथ आउट हुई, और अब इसहाक डार पाकिस्तान पहुंचे, और ये मैं अभी फुल कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि आपकी जो यहाँ पे वो उस वक्त जिस मीटिंग में हम मौजूद थे, एंड नाउ बातचीत आगे बढ़ी है मुख्तलिफ हवालों से, और उसके बाद चीजें तय हुई हैं, और उसके बाद इसहाक डार वापस गए। लेकिन उसी मीटिंग में मालिक साहब आपको याद होगा कि मुफ्ता इस्माइल साहब का भी जिक्र हुआ था, महंगाई का भी हुआ था, आपने भी कुछ सवालात पूछे थे, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज उस दिन मियाँ साहब ने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था, और ये उसके अलावा भी ये कह चुके हैं हमारे साथ, कि मुफ्ता इस्माइल साहब 2 दफा उनकी लंदन में मीटिंग हुई, जब वो हल्फ उठाने के बाद आए थे और वो फिर न्यूयॉर्क गए थे, या वाशिंगटन या न्यूयॉर्क, और फिर वापसी पे उन्होंने एक मीटिंग की थी। और जो PML नून की एक दफा आपको याद होगा प्राइसेस बढ़ाने के मामले पे पूरी टीम लंदन आई थी, जिसपे काफी क्रिटिसिज्म हुआ था कि पूरी हुकूमत लंदन आके बैठ गई है। उसमें 2 से 3 दफा मुफ्ता इस्माइल साहब ने नवाज शरीफ के साथ बातचीत में, जो हमें जराए बताते हैं, उन्होंने वादा किया था कि वो प्राइसेस, एक दफा उन्होंने कहा था कि इजाजत दें, 126 से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं वेरी क्विकली, अब जब ये सारा डेवलपमेंट वहाँ हो रहा था, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की रजामंदी से ये हुआ है? एक तो होता है ना कि आप नहीं चाहते मगर आप रोक नहीं सके, एक होता है कि आप प्रोएक्टिवली सपोर्ट करते हैं।
शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल था? क्या उन्होंने प्रो एक्टिवली सपोर्ट किया है डार साहब के आने को, या उन्होंने मिफ्ता का उतना डिफेंस नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था? इसका मैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, हुआ ये है कि जब से प्राइसेस बढ़ी हैं और मुस्लिम लीग के ऊपर प्रेशर आया, जितने भी मुस्लिम लीग के, चाहे वो वर्कर्स हैं या पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं या टेलीफोन पे जो मियाँ साहब से लोग बात करते हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, और उस दिन भी आपने देखा था ये सारे लोग मियाँ साहब को शिकायतें लगा देते कि देखें जी, ये हमारा तो पूरी वो स्ट्रेंथ थी इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी किधर जा रही है, प्राइसेस बढ़ रही है, लोग हमें नहीं, वो ठीक है, वो हमें प्रेशर पता है। मुझे पहले ये बता दें, फिर मुझे वक्त खत्म हो रहा है। क्या शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि मिफ्ता फारिग हो जाए और डार साहब आए, कि उनके पास चॉइस नहीं थी? देखिए, उसमें मियाँ साहब उनको कह रहे थे कि आप इस हवाले से सख्त जो स्टेप्स लें, और ये कि मिफ्ता इस्माइल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे और हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस पर शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ ये कि मियाँ साहब से इत्तफाक किया, मैं आपको ये बिल्कुल, आपको पता है ये सारी खबरें मैंने ही दी थी, और अंदर से जब मीटिंग्स लाइव चल रही थी मेरे पास खबरें आती थी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन पूरी मीटिंग्स में शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये एग्री किया मियाँ साहब के मिफ्ता इस्माइल को स्टेप असाइड करना चाहिए, बल्कि उन्होंने फुली सपोर्ट भी किया कि इसहाक डार को सामने लाते हैं, और इसहाक डार के साथ वो बहुत सारे एग्रेसिव डिसीजन ले सकते हैं, जो उनका ख्याल था कि मिफ्ता इस्माइल चूंकि नेचर में थोड़े माइल्ड आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, उनके शहबाज शरीफ उनके बहुत बड़े फैन भी है, लेकिन वो कहते थे कि वो बहुत सारे एग्रेसिव जो डिसीजन जहां उनको लेने चाहिए, वो उस तरह की वो एग्रेशन से पीछे हटते हैं। शहबाज शरीफ का भी ख्याल और नवाज शरीफ का ये ख्याल है कि बहुत सारे, अगर किसी को नाराज भी करना हो, चाहे वो ताजर बरादरी हो या कुछ और दीगर लोग हों, वो इसहाक डार आसानी से कर लेंगे, जो कि मिफ्ता इस्माइल नहीं कर पा रहे थे। और यही वजह है कि ये शहबाज शरीफ की फुल सपोर्ट और उनके अप्रूवल के साथ इसहाक डार को लाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्जा, आपने डिटेल में हमें बात बताई। शाह साहब, दो चीज़ तो बड़ी क्लियर है। पहले कहा जाता था कि नहीं आ सकते इसहाक डार साहब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इन पर क्रॉस लगा हुआ है। फिर अब हमने ये चीज़ देखी, वो आ भी गए, और आज इमरान खान साहब ने जुमला लगाया भी है, कसा भी है, कि ये जो अपने आप को मुहाफिज कहते हैं हमारे, उन्होंने भी इसको नहीं रोका मगर मैं रोकूंगा। अगर ये एस्टैब्लिशमेंट ने क्रॉस हटाया है तो फिर क्या इज दिस बैड न्यूज़ फॉर इमरान खान? देखिए, गुड और बैड तो इमरान खान साहब समझें, लेकिन वो कह रहे थे ना कि मैं रोकूंगा, आपका भाई रोकेगा, तो आपका भाई रोक तो नहीं सका ना। मकसद ये कि वो आ भी गए, उन्होंने अपना वज़ीर भी बन गए, यानी पहला मरहला हल्फ भी ले लिया, और वज़ीर भी बन गए, तो अब तो उन्हें नाकाम करना है ना। अब दूसरी बात आइए उस पर फोकस करें जो आप वो कांटे वाली बात कर रहे थे। देखिए, आपको भी ये इल्म है, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं, बाखबर रहते हैं, मैं तो घर से आपकी खातिर निकलता हूँ, ठीक है। इससे कबल जो है ये तय था कि डार साहब अगस्त की 10 तारीख को आ जाएंगे, तो 1 महीना इंतज़ार होता रहा। उसके बाद दरमियान में ईंची बीची होती रही है। अब आपके साथ मुर्तज़ा भाई एक डंडी मार गए हैं, मैं तो लंदन में बैठा हुआ हूँ, उन्होंने ये तो बता दिया कि किसके यहाँ मुलाकात हुई। अच्छा, अब बात ये है कि अगर मुलाकात महज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के माबैन होनी है, ख्वाजा आसिफ के माबैन होनी है, डार साहब के यहाँ होनी है, तो वो हुसैन नवाज के यहाँ भी हो सकती है। उसमें नहीं, वो कहते हैं वहाँ लोग आ जाते हैं बाहर, वो उनको पता लगता है जब आ रहे हैं तो बाहर एहतजाज शुरू होता है, फिर ये बड़ा ख्वार होता है। भाई साहब, तो घर पे को हो सकती थी, ठीक है। आपका मतलब उस कमरे में कोई और भी हो सकता है? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अंदाजा है आपका? अंदाजा नहीं है जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद शहर से 3 अफराद का वफ्द इस वक्त लंदन में है। इस्लामाबाद से, पिंडी से? इस्लामाबाद से या जुड़वा शहरों से? सर, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं वांट टू बी क्लियर। अच्छा, और मैं पहले तुम्हें वाजे कर दूँ, वाजे करें इस्लामाबाद। मैं वाजे करना चाहता हूँ कि ये तीनों के तीनों अफराद जो हैं उनका बराह रास्त ना फौज से ताल्लुक़ है, ना किसी सरकारी इदारे से ताल्लुक़ है, लिहाजा मेरी जान अजाब में न डाल। तो बिल वास्ता तो हो सकता है ना। वो इस मुल्क में जो पार की गेम लगी हुई है, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से एक सेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स के बहुत करीब हैं ये तीनों। ठीक, उनमें से एक साहब जो हैं उनका सरनेम भी मलक है।
अच्छा ओके, तो ये लंदन में थे और यहाँ से गए यार इस्लामाबाद से, तो उस मीटिंग में थे। मैं सीधा सा आदमी, मुझे मलक समझ नहीं आती। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 ऐसे अफराद थे जिनका यहाँ से जाना और उनकी मुलाकातें जो हैं उनको छुपाना मकसूद था। एक अच्छी ड्राइव चाहिए थी, जैसे मलिक साहब के साथ जो दूसरे 2 अफराद हैं, हाँ, उनकी सहूलत के लिए फवाद मलिक साहब की जगह इस्तेमाल हुई। इसके बाद जो है मेरे पर जलते हैं और फिर ये कि काम आगे बढ़ना। शाह साहब, जितने आपकी जिंदगी में पर जले, अब तक तो जड़ें भी जल जानी चाहिए थी, फिर आपके पर उगाते हैं, फिर जलते हैं, बार बार उगते हैं, बार बार जलते हैं। और क्या कहूँ अब मैं, हद हो गई यार। मज़ा है। एक चीज़ बताएं, बड़ी ज़्यादा इस पर अटेंशन फोकस थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कल थी और कहा जा रहा था कि जी बहुत ये जो एक जुल्म हो गया, बड़ी क़यामत आ गई है, ये सिक्योरिटी लीक्स ब्रीच है, वो कैंसिल कर दी गई आखिरी मौके पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग थी, इसके अंदर और चीज़ें भी डिस्कस हो रही थी। इसको कैसे देखते हैं आप, जो इस तनाजुर में जितनी ज़्यादा चेंजेस एकदम इतनी क्विकली हो रही हैं? और सडनली जो मैं अगेन आपसे भी यही सवाल पूछूंगा और अपना मैं ज़रार के लिए भी यही सवाल है कि अचानक सारी डिबेट हट गई है 2-3 पुराने इश्यूज से और ये 2 नए इश्यूज़ पे आ गई है। ये बाय चांस है कि बाय डिज़ाइन है? देखिए मालिक, मुझे ये लग रहा है जो खैर मीटिंग जो पोस्टपोन हुई है ये एक अहम डेवलपमेंट है, लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये इशारा दिया कि हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं वो तहकीकात की। शायद हो सकता है कि उसकी वजह से कि बजाय इसके कि आके कोई ब्रीफिंग दी जाए, उसके बजाय ये कि तहकीकात कर ली जाए, उसके बाद मेरा ख्याल है उसके बाद शायद मीटिंग हो जाए। लेकिन ये जो इसहाक डार साहब का आना है, जाहिर है मुझे नहीं लगता कि इसहाक डार साहब महज फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे आ रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि उनका जो माजी में भी हमने देखा है कि उनके पास इतनी ज़्यादा कमेटीज़ के हेड थे, वो मुझे लग रहा है ही विल एक्ट एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कतई तौर पे शहबाज शरीफ की अभी जैसे मुर्तज़ा बता रहे थे, ये टिपिकल ऑफ शहबाज शरीफ है कि वो अपने आप को बचाते हैं, बाकी उनका साथ देने वाला कोई भी हो उसको नहीं बचाते वो, और यही उन्होंने मिफ्ता के साथ किया है। देखिए जब आप ये उसको क्रेडिट दे रहे हैं मिफ्ता को बहुत अनसेरेमोनियसली फारिग किया वैसे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। मैं वही बात कह रहा हूँ। इसीलिए मिफ्ता इस्माइल ने इनकी फाइनेंशियल एडवाइजरी कबूल नहीं की। उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, अब आप नया फाइनेंस मिनिस्टर ले आएँ, मुझे अब आप कोई ओहदा नहीं दें, वो कोई ओहदे का वो नहीं ले रहे उसमें। तो जहां आप एक शख्स को क्रेडिट दे रहे हैं कि जी उसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया, उसका सबसे ज़्यादा जो उसके साथ ज्यादती की गई है वो मरियम नवाज साहिबा ने की है, वो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने की है। पीटीआई का क्रिटिसिज्म समझ में आता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग बरमला उस पर अटैक करें, बिल्कुल उस अंदाज में अटैक करें जिस अंदाज में अपोजिशन अटैक कर रही है, तो फिर आपने एक शख्स को और उसका दिफा ना करें शहबाज शरीफ, उसको जाने में अगर मुर्तज़ा की बातें ठीक हैं जो मुर्तज़ा अली शाह की, और मुझे डाउट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक शख्स को एक मुश्किल में लेकर आए, उसके बाद आपने डंप कर दिया और खुद बड़े आराम से आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आप इसहाक डार को आज कबूल कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो जब सख्त फैसले जो हुए हैं उनमें से कुछ के जब सम्राट आएंगे 2-3 माह बाद, तो वो डार साहब क्लेम करेंगे कि देखिए मेरे आते ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। लेकिन उसमें मैं ज़रा एक सवाल आपसे भी है इसी सिलसिले में जी, कि एक और पैटर्न भी नज़र आता है कि अभी तक सारा फोकस था इमरान खान साहब के ऊपर, गवर्नमेंट गिर गई कि जी नहीं चला, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। इस गवर्नमेंट के ऊपर अभी तक उस तरह कोई बैगेज वगैरह नहीं बन रहा था। जब आप डार साहब भी आते हैं तो बहुत सा बैगेज साथ लेके आते हैं, उनकी बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है, वो हम बैगेज देखते हैं। फिर हम टेप्स निकलती हैं तो हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब की बातें सुनते हैं, जो इस किस्म के मशवरे भी प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा कि जी मैंने कोई फेवर नहीं की, लेकिन उसी टेप के अंदर तौकीर शाह उनको मशवरे दे रहे होते हैं, ये काम अब डार साहब के ज़िम्मे लगाएं। उन्होंने पहले गाड़ी भी करवा ली थी रिव्यू मियाँ साहब से, वो भी करवा लेंगे, और वो जो उनके ग्रिड का मामला है उसके अंदर वो तौकीर शाह साहब, ये वही तौकीर शाह साहब है जब 2014 में
मैसेकर हुआ था मॉडल टाउन वाला, तो उस वक्त भी ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे टू द चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। फिर वहाँ से इनको बाहर जिनीवा भेज दिया गया, ग्रेड 21-22 की जॉब थी जिसमें ग्रेड 20 में इनको भेज दिया गया। अगेन अब यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा कि बहुत सा बैगेज इकट्ठा हो रहा है इस गवर्नमेंट पे भी। डार साहब का अपना बैगेज है, तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी अब दोबारा फोकस में आ गए कि हर तरफ एक बैगेज ही बैगेज इकट्ठा हो रहा है। और कल को हम जब भी देखें कि पॉलिटिकल साइड्स के बैगेज बड़े इकट्ठे हो जाएं तो फिर उनको कुछ और सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, रादर एस्टैब्लिशमेंट को। मैं सवाल नहीं समझा यार। Do you see a method to madness? Do you see एक स्टैकिंग, डिलिबरेट स्टैकिंग हो रही है? देखिए अब आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जहां तक आपकी पहली बात थी ना कि यार एक ये डिबेट चल रही थी और फिर एकदम एक और चीज आ जाती है, यार ये तो हर तीसरे दिन नहीं होता। मतलब एक दिन खान साहब कोई बात करते हैं, अगले दिन कुछ और हो जाता है, फिर डिबेट उधर चल जाती है। हम तो अनफॉर्चुनेटली वो जैसे वो विंबलडन के टेनिस मैच नहीं आप देखते, स्पेक्टेटर्स तो कहीं यूं ऐसा लगता है कि गर्दन में खड़क आ जाएगी ना। ऐसा ही है ना सर। आई मीन हमारे तो टेबल टेनिस चल रही होती है तो अब हर दिन कोई नई चीज आती है। अच्छा अब क्या ये सब कुछ प्लान है? जहां तक ऑडियो लीक्स की बात है तो अभी तक तो बड़ी एकतरफा किस्म के लीक्स है ना। ये जो मुबैना एलिजेड हैकर है इंडी शेल, इनका कहना है कि जुमे को हम रिलीज करेंगे और अपेरेंटली 8 GB का मतलब अगर दरमियानी ऑडियो क्वालिटी की हम बात करें तो 150-160 घंटों की डायलॉग अगर ये रिलीज होते हैं और अगर ये सारे के सारे शहबाज शरीफ और इनके हैं तो फिर हाँ ये हम सवाल जरूर पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए कि क्या ये एक इंटरनल गेम खेली जा रही है टू डिस्क्रेडिट वन साइड, या जैसे आपने अल्फाज इस्तेमाल किया एक साइड के बैगेज इंक्रीज करने के लिए। अब आप देखें, आप तीनों हज़रात मेरे से बहुत बेहतर ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में एक तो खबर होती है जो दिखती है या दिखाई जाती है, लेकिन अक्सर उस खबर के पीछे एक और खबर होती है या कई खबरें होती हैं जिस पर या तो हम बात नहीं करते या हम नहीं कर सकते, या जब करते भी हैं तो इशारों में करते हैं। जैसे वेरी क्विक क्वेश्चन फिर मैं ब्रेक लेना है। पैटर्न में बात करता हूँ। पहले टेप्स निकलती है शौकत तरीन की, फाइनेंस मिनिस्टर केपी की, वो एक साइड को डैमेजिंग होती है, उसमें नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि आप IMF के साथ कर रहे हैं और FIA का केस खुल जाता है। अब यहाँ पे निकल रही हैं टेप्स, और एक चीज़ सब में कॉमन है। मेरी 2-3 ये बड़े सीनियर एनालिस्ट से बात हो रही थी जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह के हैं, उन्होंने कहा कि आप एक चीज़ देखें कि तमाम टेप्स में एक चीज़ कॉमन है कि हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। अगर कैबिनेट की मीटिंग है या मरियम की कॉल है तो उन्होंने कहा लग ये रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली उनके फ़ोन में हैक हुआ है या वहाँ पे पेगासस का सिस्टम डला हुआ है, जो भी वो सॉफ्टवेयर एवरीथिंग है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज़ द फोकस। हर चीज़ में वो फिजिकली या डिजिटली मौजूद हैं, तो इसलिए आपको मैं उस तरह देख रहा हूँ कि पहले उनकी टेप्स अब इनकी टेप्स। हाँ नहीं देखिए ये तो है। और अगर आपको याद होगा कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट में एक बहुत बड़ा एक्सपोजे आया था पेगासस के हवाले से। पहले ये 2018 में पेगासस की बातें हुई थी। एक एक्सपोजे आया था जिसमें ये भी इंकशाफ किया गया था कि इमरान खान जो उस वक्त वजीर आजम थे, उनका भी एक पुराना नंबर कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो पेगासस कैन डू दिस एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये जो हम ऑडियो सुन रहे हैं ये ऐसे नहीं लगता कि ये एक फोन कॉन्वर्सेशन है। तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन वाली तो क्लियरली एक फोन कॉन्वर्सेशन थी। ये बिल्कुल ऐसे है मालिक कि जैसे आप और मैं कमरे में बात कर रहे हैं और हमने अपने स्पीकर फोन पर किसी और को ऑन किया हुआ है और वो हमारी बातें सुन रहा है। एंड पेगासस कैन वेरी मच डू दिस। वो आपके फोन, आपकी डिवाइस को हाईजैक कर सकते हैं। देखिए हमारी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं मुझे लगता है उन लोगों से चलाई जा रही हैं जिनको शायद अपने फोन पर ऐप भी डाउनलोड करना नहीं आता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपने सन 2000 में आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप 2022 में साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं ना। मसला यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी, बी इट सिविल ब्यूरोक्रेसी, बी इट मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हमें प्रोफेशनल्स पसंद नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल्स आपको वो बात करेंगे जो एक्चुअल हकीकत है। हमारा होता है यार ये मेरा बड़ा एक अच्छा लड़का है, इसको आप बिठा दें, चाहे उस लड़के को कुछ पता ही ना हो। हम मतलब 90s के टैक्टिक्स और सिक्योरिटी प्रोसीजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं 2022 में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, कितने वज़रा हैं जो फॉर एग्जांपल याहू, हॉटमेल या जीमेल पर काम करते हैं एंड नॉट द गवर्नमेंट डोमेन्स? अगर वो गवर्नमेंट डोमेन ईमेल भी यूज करते हैं, वो कितनी सिक्योर है? कितनी बिजनेस ऑफ स्टेट व्हाट्सएप पर कंडक्ट की जाती है जी, और कितनी बिजनेस ऑफ स्टेट तो मुझे तो लगता है कि शायद ट्विटर के डीएम्स में भी कंडक्ट की जाती है। तो पॉइंट इज के देखिए, ये तो एक बड़ी एक मजाकिया बात हो जाती है। दैट इज अ सीरियस इशू। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में दोबारा चाहता हूँ और मैं एक सवाल ये छोड़े जा रहा हूँ। एक नई बहस पाकिस्तान में छिड़ गई। आप सबसे आगे पूछूंगा कि सबका ख्याल है कि शायद लॉन्ग मार्च होगी नहीं अब, और इतनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, और ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र दी कि अगर मेरा जो लेटर है अमेरिका वाला, अगर साइफर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो हम आ सकते हैं वापस नेशनल असेंबली में भी। जब हम ये सारी चीज़ें होती देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे एक पंजाबी में कहते हैं खलारा पै गया, एकदम चीज़ें बहुत सी बिखेर दी गई हैं और बहुत से पैरेलल चीज़ें चला दी गई हैं, और एक नया एक सिनेरियो मर्ज हो रहा है। तीनों से सवाल एक करूँगा आके, क्या आपको इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च अगले माह 4 से 6 हफ्तों में होता नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? इससे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। शाह साहब, इस्लामाबाद में गप ये चल रही है, लंगर गप ये चल रही है कि जी चीज़ें तय हो रही हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं अगस्त, इमरान खान कहते हैं मार्च तक मैक्सिमम, तो अप्रैल मई की बातें हो रही हैं, तो अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लॉन्ग मार्च हो रहा है शाह साहब का नहीं हो रहा? आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत रह गई है और वो नहीं होगा। मुकमुका हो रहा है। देखो भैया, सबसे पहली बात यह है कि जब तक नवंबर खैर खैरियत से गुजर नहीं जाता ना, कुछ भी नहीं होगा। हर आदमी उसके मुताबिक अपने पत्ते लगा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने जो है, उन्हें थोड़ी सी ताकत चाहिए थी। उन्होंने अपने भाई को मुतमईन करने के लिए डार साहब को ले आए, और मिफ्ता इस्माइल, देखो औरंगज़ेब आलमगीर हमारे सबसे नेक सिफ्त बादशाह थे, जो बेचारे टोपियाँ, उनके बारे में इब्न इंशा लिखते हैं कि उन्होंने एक भाई और एक नमाज नहीं छोड़ी थी। तो इक़्तिदार का खेल बहुत शफ़ाक़ होता है, हाँ? सही है। तो उसमें मिफ्ता भी क्या ना भाई छोड़ा ना नमाज छोड़ी। अब ये जो आगे आ रही है, देखो अभी तक जो ऑडियो लीक्स हैं, मैं सिर्फ एक बात जो मैं सिर्फ वो करके, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। देखो आम तौर पर ये होता है कि यूजुअल सस्पेक्ट्स पे ध्यान जाता है कि यार ये किसने लीक की, लेकिन ये भी देखना पड़ता है। पुलिस पहले कहती है वारदात तो ये तो फायदा किधर। अच्छा, अब ये है कि फर्ज करो कि तुमने मेरे साथ ये बेहुदा हरकत की हो ना, मैं सोच भी नहीं पाऊंगा कभी यार मेरे छोटे भाई ने की है। अब अभी तक आप देखें कि जो भी लीक्स हुई हैं उसमें पॉलिटिकली जिसको डैमेज हो रहा है ना, वो मरियम को हो रहा है। कभी एक तो इंटरफेरेंस कर रही हैं, फिर अपने दामाद के लिए फेवर मंगा रही हैं, और सबसे ज्यादा उसूल पसंद और अपने ब्यूरोक्रेट्स की बात सुनने वाले जो वजीर आजम साबित हो रहे हैं, गुड गवर्नेंस मर्चेंट, ठीक, वो है शहबाज शरीफ। ठीक है। अब जो इश्तहार चल रहा है कि मजीद किस्तें जो आनी है इस फिल्म में, वैसे ये बेहुदा फिल्म है, को मजे की नहीं है, वरना यार कुछ खवातीन इस वक्त डाइवोर्स के वकला के पास पहुंची होती हैं, हम कहते हैं हाँ यार कुछ चस्का है। एनीवे, उसमें मेरा ख्याल है कि शाहिद खाकान अब्बासी पर भी कुछ कीचड़ किसी न किसी तरह का उछाला जाएगा। इस्माइल एंड शाहिद एंड मरियम, हम हुए कि तुम हुए, सब। एक इतला अभी ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की तबीयत अचानक बड़ी ख़राब हो गई है, उनको नजी हॉस्पिटल ले गए हैं। लेट्स होप कि ज़्यादा सीरियस ना हो। मज़र, ये बताएं आप, हो रहा है लॉन्ग मार्च, हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मुकमुका हो गया? देखिए मालिक, मुझे मुकमुका तो होता नहीं नज़र आ रहा, वरना इसहाक डार आते नहीं। और इसहाक डार के आने का ये मतलब तो नहीं कि इसहाक डार 3 महीने के लिए आए हैं या 4 महीने के लिए आए हैं। अगर आप उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना के ला रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इसहाक डार जो है वो कम से कम एक बजट तो देना चाहेंगे।
اور اس کا مطلب یہ کہ ان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے مظہر کے واپس آ گئے ہیں. وزیر اعظم کے طیارے میں گئے تھے, ایک دوسرے وزیر اعظم نے پہنچوایا تھا, ایک دوسرا وزیر اعظم واپس لے آیا, لیجٹمائز ہو گئے. اور کیا چاہیے؟ بجٹ تو بعد کی بات ہے. دیکھیں ہاں نہیں مالک, دیکھیے یہ ایک انٹرنل لڑائی چل رہی ہے میرے نقطہ نظر سے, اور اس میں یہ جو لیکس ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ شاید الیکشن کے اوپر نہیں تیار ہو رہی جلدی الیکشن پہ, تو اب ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ظاہر ہے اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز پہ. اب ان کو گورنمنٹ کو اس طرح ڈم بھی نہیں کر سکتے, تو گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم فوری الیکشن کرائیں گے تو ہم تو کہیں بھی نہیں اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں پھر این ایس سی کی میٹنگ جو ہے وہ گورنمنٹ نے نہیں کینسل کروائی, کسی اور نے کینسل کروا دی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا مالک, بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو پتا ہے یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیبنگ کا ہمیں پتا ہے, اس کے اندر جس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا پتا ہے, کس طریقے سے کسی کے ہاتھ میں اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں. اب وہ اعلان کر رہا ہے تو آپ لانگ مارچ ہوتی دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں پاسبلٹی ہے؟ وہ تو خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ اب نہ لانگ مارچ ہوگا نہ دھرنا ہوگا, اب کچھ اور ہوگا. یہ بھی کہا کہ اب میرا اگر ہوا تو فائنل ہوگا. زرار واٹ از یور ٹیک, لانگ مارچ ہوگا؟ یار دیکھیں میں اب اگر مگر کرنے والا ہوں, کیونکہ باقی مجھے نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ لانگ مارچ کی دھمکی کافی ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے جو خان صاحب کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے یا سمجھ آ رہی ہے وہ ہے کہ بس پریشر لگاتے جاؤ, آف بیلنس رکھو. تو لانگ مارچ کا اعلان کر کے آپ لوگوں کو اس طرف توجہ کر رہے ہیں, آپ اپنی پارٹی کیڈرز کو بھی موٹیویٹ رکھنا ہے نا یار. جو ہفتے میں 4 جلسے, جی سی یو پہ پولیٹیکل ریلی, یہ بائی ایکسیڈنٹ چیزیں تو نہیں ہوتی نا, کہ آپ نے ہمیشہ اپنے ٹیمپو کو برقرار رکھنا ہے. آپ نے کیا کہتے ہیں, یو ہیو ٹو کیپ دا فائر برننگ, کیپ دا پاٹ بوائلنگ. لیکن کیا فائر برننگ, کیا از ہی کیپنگ دا فائر برننگ کہ کم از کم نئی آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہونے تک اس سے پہلے کوئی ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا سین نہ بنے, اس کے لیے اتنا پریشر انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو فکر ہے توشہ خانے والی بات کی, اس کو بار بار کہتے ہیں, اس پہ بھی کہہ رہے ہیں فکر. ہاں دیکھیں میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ایک لحاظ سے تو کامیاب ہوئی ہے کہ میکسیمم پریشر ڈز ییلڈ ریزلٹس, اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے. اور دیکھیں یہ تو سبق میرا خیال ہے کہ شاید جی ٹی روڈ سے بھی سیکھا تھا نا. اس وقت جو پوزیشن عمران خان صاحب کی ہے تقریباً وہی پوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. مطلب وہی نا یار, دیکھو ہماری سیاست ایک سٹار پلس ڈرامے سے تو کم نہیں ہے نا یار. کبھی ساس بھی بہو تھی, وہ ساس دوبارہ بھی بہو بن سکتی ہے, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اب جہاں تک یہ جو ابھی بات چل رہی تھی نا کہ کس نے لیک کیا ہے کس مقصد کے لیے, obviously ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, لیکن پتہ ہے اب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب صرف ایک ایلیفنٹ تھا روم کے اندر. ہاں اب تو ایسے لگتا ہے کہ اس ایلیفنٹ کے کوئی 5-6 بچے بھی گھوم رہے ہیں, اور کچھ تو شاید فوت بھی ہو گئے ہیں, وہ مطلب ان کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے, بدبو بھی آ رہی ہے, ہم ناک بھی بند کر رہے ہیں, لیکن کوئی اس کی طرف جھانک بھی نہیں دیکھ سکتا. سو اٹ از اے اسٹیٹ آف کنفیوژن. اور میں کیونکہ مجھے اس پہ زیادہ پتہ نہیں ہے, تو جو جمیل نصرت صاحب نے بات کی ہے میں اس سے ہی اگری کروں گا کہ ابھی تو جی اینڈ نومبر تک ویٹ کر لیں, زیادہ دور نہیں ہے, 2 مہینے کی بات ہی ہے, اور اس وقت میرا خیال ہے کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مطلب ایک کنفیوژن ختم ہو جائے گی اور کوئی 10-20 اور نئی کنفیوژن جنم دیں گی, وہ ایک الگ بات ہے. ابھی تو we need to wait. وہ نئی کنفیوژن کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد, کیونکہ میرے دماغ میں بھی کنفیوژن ہے جو میں نے آپ لوگوں سے کلیئر کروانی ہے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. بڑی گرم بحث ہو رہی تھی بریک میں شاہ صاحب کے ساتھ. ایک ہی سوال ہے, تینوں سے کوئکلی مظہر آپ سے شروع کر رہا ہوں. یہ جو لیکس چل رہی ہیں اور ابھی اور بھی ایکسپیکٹڈ ہیں, آ رہی ہیں تھرسڈے فرائیڈے کو, کیا یہ لانگ ٹرم ڈیمیج کر سکتی ہیں گورنمنٹ کو؟ مالک آلریڈی ڈیمیج گورنمنٹ, مزید کیا ڈیمیج ہوگی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو نئی انتظام, دیکھنا یہ کہ اگلا الیکشن نئی انتظامیہ کراتی ہے کہ پرانی انتظامیہ. انتظامیہ مطلب اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے سر. یہ آپ نے نئی بحث چھیڑ دی. مرواتے کیوں لوگوں کو یار تم؟ پتہ نہیں ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے مظہر کو. ہاں زرار, سیم کویسچن ٹو یو. نہیں آپ کو, آپ بڑے خطرناک انسان ہو تم یار مالک, میں اس لیے نہیں آتا. ہاں میرا سمپل کویسچن ہے کہ ڈیمیجنگ ہے کہ نہیں ہے.
میرے سے پوچھ رہے ہیں نہیں یار دیکھو میرا تو خیال ہے کہ یار ہفتے 10 دن میں کسی کو یاد ہی نہیں آئے گا، کیونکہ یاد ہی نہیں رہے گا، کیونکہ ہر دن کوئی نئی چیز ہو جاتی ہے. ہاں اب کس کو یاد ہے کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے کون سا اسکینڈل؟ یہ بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ، یہ بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ، گنا بڑے اسکینڈل ہوئے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہے کچھ، کیونکہ ہمارے یہاں تو بڑا آسان ہے نا یار. تو آپ کہتے ہیں ڈیمیجنگ نہیں ہوگی، آپ کہتے ہیں ڈیمیجنگ نہیں ہوگی لانگ ٹرم میں. شاہ صاحب کہتا ہوں بھائی صاحب موجودہ لیگز ڈیمیجنگ نہیں ہے. لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر ہاں یہ ملک ٹوٹنے تک، اس کے بعد اسامہ بن لادن کا واقعہ، ہاں یہ بس 2-4 دن کی کھیل ہے، اور اس سے براہ راست تو بابو حکومت کا فائدہ ہے. خدا کا واسطہ ہے شہباز شریف صاحب ایمرج ہو رہے ہیں کہ کسی کی نہیں سنتے، حتیٰ کہ بھتیجی بھی کہتے ہیں توقیر صاحب ہاں ٹھیک ہے. تو جب توقیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈار صاحب کے ذمہ لگا دیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو بھئی اس کا مطلب ہے کہ ہی از اے سمبل آف گڈ گورننس، اور کسی کی سفارش نہیں سنتے، تو اس سے ڈیمیج کیا ہوگا؟ آپ سرکاسٹکلی کہہ رہے ہیں کہ سیریسلی کہہ رہے ہیں؟ بھائی صاحب میں جیسے بولتا ہوں تم اس میں سرکاسم نکالتے ہو. ہاتھ دو گی تھا ڈیلی ٹھیک ہے خود کرایا ہو نا، کوئی پتہ نہیں برا میرے میں ایسے بارے کہہ رہے ہیں why you are focusing on usual suspects. اوکے جی، میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ان دس کیس ہمیشہ چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ فوکس آن یوزول سسپیکٹس. یہ ایک نئی بساط بچھ رہی ہے ڈیفینیٹلی. عمران خان صاحب بھی 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ سائیڈ ویز کر کے 3 اسٹیپ بیک پہ جا رہے ہیں. انہوں نے ایسی باتیں کر دی ہیں جو پہلے کسی کوئی جو پارٹ آف ڈائلاگ بھی نہیں تھی. مثلاً آپ یہ انکوائری کروا لیں تو پارلیمان میں آ جائیں گے. پھر ایکس اینڈ وائی کی برائی ہوتی تھی مگر ان کے باس کی ایکسٹینشن کی بات کر دی. گورنمنٹ جو سی ہے جس بندے پہ کراس لگا ہوا تھا وہ آج فائنانس منسٹر بن کے آ گئے ہیں. جس فائنانس منسٹر کو بڑا کامنٹ کیا گیا تھا ہی واز تھرون انڈر دا بس. ڈیفینیٹلی اور جو لیکس آ رہی ہیں جیسے نصرت صاحب نے کہا ان باتوں میں بڑا وزن ہے، لیکن ان میں اگر لیکس کو دیکھیں تو مریم ٹارگٹ نظر آتی ہیں ابھی تک جو لیکس ہیں. سو نظر یہ آ رہا ہے کہ دوبارہ تاش کے پتے لگ رہے ہیں. کس طرف گیم کھلے گی یہ آنے والے ہفتوں میں کلیئر ہوگا، اس پہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.